Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, The Chemist. Today we are going to discuss the drawbacks of Rutherford atomic model. लास्ट लेक्चर में हमने मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे रदरफोर्ड के, और साथ ही साथ हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था जिसको हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का नाम देते हैं, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने एटम का न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। तो अब उसने जो एटम का स्ट्रक्चर पेश किया था रदरफोर्ड में, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जिसकी वजह से जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो फेल हो गया था और फिर बोहर आया था और उसने एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है और जितनी भी कन्फ्यूजन थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जिसने एक्सप्लेन नहीं की थी वो फिर हमें बोहर ने एक्सप्लेन की थी। तो कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो रदरफोर्ड के मॉडल में थी, तो और हम ऐसे भी कह सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसने क्लियर नहीं किए थे रदरफोर्ड ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स, जिसको हम ड्रॉबैक्स भी कहते हैं, इसको शॉर्ट कमिंग भी कहते हैं और जो है डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास रदरफोर्ड का जो फर्स्ट डिफेक्ट है हमारे पास कि नो एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन गिवन फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमेन इन ओनली वन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, अब इसका पहला ड्रॉबैक हमारे पास रदरफोर्ड का क्या था कि रदरफोर्ड ने एटम का स्ट्रक्चर तो पेश किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो दिया था, लेकिन उसमें इसने शेल और ऑर्बिट का इससे जिक्र नहीं किया था। इसने ये नहीं बताया था कि हमारे पास जो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे वो किस तरह मूव करेंगे, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का इसने बिल्कुल जिक्र नहीं किया। ठीक है, और जो है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिट में तो मूव नहीं कर सकते ना, ज़ाहिर है वो सेकंड में भी जाएंगे, वो थर्ड में भी जाएंगे। तो इसने वो अरेंजमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं किया। अच्छा, तो ठीक है, इसने कोई अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द किस तरह अरेंज होंगे, किस पैटर्न से अरेंज होंगे, किस तरह कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आएंगे, कितने सेकंड शेल में आएंगे। तो वो इसने कोई उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, सेकंड ड्रॉबैक हमारे पास रदरफोर्ड का क्या है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन विच आर एप्लीकेबल टू द न्यूट्रल बॉडीज एंड नॉट ऑन चार्ज बॉडी। अच्छा, जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि उसका जो मॉडल था प्लेनेटरी मॉडल, उसने इसका नाम दिया कि जिसे प्लैनेट्स जो हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो अब ये जो प्लैनेट्स जो सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं उसने कहा कि डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं जिस तरह सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं उसी तरह जो है इलेक्ट्रॉन भी जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो गोल गोल चक्कर खाता है, वो रिवॉल्व करता है। अब अगर हम देखा जाए तो जैसे कि मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक है कि मैक्सवेल कहता है कि एक चार्ज बॉडी जब सर्कुलर मोशन में मूव करता है, ठीक है, चार्ज बॉडी जब सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो वो क्या करता है, वो अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ करता जाता है। जैसे जैसे वो मूव करता है तो वो साथ ही साथ अपनी एनर्जी वो लूज़ करता जाता है और इन द एंड क्या करेगा, वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाता है और फिर इट विल कम अक्रॉस बम्बार्डमेंट अराउंड यू। ठीक है, तो वो तो बहुत तबाही मच जाएगी, लेकिन एटम में तो इस तरह नहीं होता। और ये इस तरह का अगर स्टेटमेंट ये सारा देखा जाए तो ये तो फिर एटम की अनस्टेबिलिटी को शो करता है, जबकि एटम तो हमारे पास स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। तो जो रदरफोर्ड का ये थ्योरी थी कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो उसने उसको मुशाबहत की लॉ ऑफ मोशन से या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मुशाबहत की, वो टोटली रॉन्ग था, क्योंकि ये लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूट्रल बॉडीज़ पे हमारे पास जो है वो एप्लीकेबल है, जबकि एटम में तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल जब वो घूमते हैं सर्कुलर मोशन में, न्यूक्लियस है ये, जैसे हमारे पास ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके गिर्द जब वो एक चार्ज पार्टिकल घूमेगा और अपनी एनर्जी जो है वो इमिट करता जाएगा, लूज़ करता जाएगा। ठीक है, तो जब अपनी एनर्जी वो साथ ही साथ रिलीज़ करता जाएगा, वो एट द एंड क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस मूव करते करते एनर्जी रिलीज़ करते करते आकर इसके करीब आ जाएगा और न्यूक्लियस में जाके गिरेगा, जिसकी वजह से बम्बार्डमेंट हो जाएगी। ठीक है, तबाही मच जाएगी। और फिर ये अगर होगा तो इससे हमें शो होता है कि एटम जो है वो अनस्टेबल है, जबकि एटम तो स्टेबल, हमारे पास एक स्टेबल बॉडी है ना,
वो तो अनस्टेबल नहीं है, जिसकी वजह इसी वजह से हमारे पास रदरफोर्ड का ये पॉइंट भी जो है वो फेल्ड हो गया कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल कहा और अपने मॉडल को उसने लॉ ऑफ मोशन से मुशाबहत की, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 3 है द मॉडल ऑफ एटम गिव नो आइडिया अबाउट शेल और ऑर्बिट। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने हमें कोई आइडिया नहीं दिया, ज़ाहिर उसने अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं की, साथ ही साथ उसने जो है कोई आइडिया नहीं दिया शेल और ऑर्बिट के बारे में। जो शेल है एनर्जी लेवल है, ये ऑर्बिट है कि जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द जो है हमारे पास सर्कुलर पाथ होता है, जिसको हम शेल या ऑर्बिट का नाम देते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसी उसने कोई आइडिया दिया ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लोग सोच रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं तो वो किसके कहाँ पे चक्कर लगाते हैं, कहाँ पे वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। तो उसने कोई आइडिया नहीं दिया रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में अबाउट शेल और ऑर्बिट। ठीक है, एक तो ये ड्रॉबैक हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर हमारे पास क्या है इसका ड्रॉबैक रदरफोर्ड का, कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इस मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है एंड इमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, तो जाहिर है जैसे मैक्सवेल ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जब ये चार्ज बॉडी जो है न्यूक्लियस के गिर्द घूमेगा तो जाहिर है वो इमिट करेगा एनर्जी, जैसे कि मैंने पहले कहा कॉन्टीन्यूसली इमिट एनर्जी करेगा। और इफ़ इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी कॉन्टीन्यूसली इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस बट इट नेवर फॉल। ठीक है, फिर उसने अपने इसी मॉडल पे कहा कि अगर तो एक जो है हमारे पास एक चार्ज बॉडी जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमती है, एक चार्ज बॉडी जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस के गिर्द घूमती है, जब कॉन्टीन्यूस मुसलसल वो घूम रही है और जब मुसलसल वो घूमेगी तो वो क्या करेगी, वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी जो है वो लूज़ करेगी, अपनी इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी जो है वो लूज़ करता रहेगा और इन द एंड क्या होगा, वो जाके गिरेगा हमारे पास न्यूक्लियस में। जब न्यूक्लियस में गिरेगा तो बम्बार्डमेंट हो जाएगी, तबाही मच जाएगी, और जो कि फिर अनस्टेबल करेक्टर है हमारे पास एटम का, जो कि और एक्चुअल में एटम तो हमारे पास स्टेबल वन है। तो ये वाला भी हमारे पास जो पॉइंट जो है जो उसका रदरफोर्ड का, कि हमारे पास ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल घूम रहा है और मुसलसल एनर्जी जो है वह एमिट करता है, नहीं, ऐसे नहीं होता। ये फिर उसको आखिर में जो है बोहर ने एक्सप्लेन किया कि कब वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है और किस स्टेज पे वो एनर्जी रिलीज़ करता है, वो स्टेज जो है रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन ही नहीं किया। जो ये वाला पॉइंट था वो ये बिल्कुल रॉन्ग था रदरफोर्ड का। ठीक है, अच्छा जी, 5th वन हमारे पास क्या है, ड्यू टू कंटिन्यूस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम शुड गिव कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब जैसे कि रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल जो है वो जो है न्यूक्लियस के गिर्द घूमता रहता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। तो जब वो एनर्जी कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करेगा, लूज़ करेगा एनर्जी, तो फिर हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आएगा वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। अब स्पेक्ट्रम क्या है, अब एक एटम जो है वो अगर वो कॉन्टीन्यूसली न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो घूम रहा है और एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब है उसका जो स्पेक्ट्रम है वो भी कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम आएगा। स्पेक्ट्रम इस तरह के एक जैसे एक चार्ट है तो इसमें कलर्स आ जाते हैं। अगर वो कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा तो जो इसके ऊपर स्पेक्ट्रम आएगा वो कॉन्टीन्यूस आएगा, मीन कि कलर पूरे जो हैं वो कलर से ये से भरा हुआ होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। जबकि जो कि हमारे पास स्पेक्ट्रम आया वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम था, ये येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, मतलब लाइन में आ रहे थे। ठीक है, तो ये बात भी उसकी जो है वो रॉन्ग होगी, ये पॉइंट भी उसका रॉन्ग हो गया कि हमारे पास जो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल घूम रहा है, चार्ज बॉडी है मुसलसल घूम रहा है और एनर्जी वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर रहा है, एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर रहा है, तो फिर हमारे पास स्पेक्ट्रम भी कॉन्टीन्यूस आना चाहिए, मतलब फुल एक पूरा कलर है, इसमें बैंड नहीं होना चाहिए, बल्कि जो स्पेक्ट्रम आ रहा है वो तो डिफरेंट बैंड्स की फॉर्म में आ रहा है, लाइंस की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी उसने क्लियर नहीं किया कि यहाँ पे लाइंस क्यों आ रही हैं, यहाँ कंटिन्यूस क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, हवा में तीर चलाने वाली बात है ना, तो ये कंटिन्यूस क्यों नहीं आ रहा हमारे पास, जबकि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और कंटिन्यूस एनर्जी भी लूज़ कर रहा है तो वो एनर्जी तो फिर शो होनी चाहिए ना, हमारे पास कंटिन्यूस आनी चाहिए, जबकि ये बैंड्स की फॉर्म में आ रही है, लाइंस की फॉर्म में आ रही है। तो ये क्यों आ रही है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ नहीं कर रहा। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली वो अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ नहीं कर रहा।
तो ये वाला पॉइंट भी उसका जो है वो रॉन्ग हो गया कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन की जो फिर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा था, फिर स्पेक्ट्रम जो है हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आ रहा था, बल्कि बैंड्स की फॉर्म में ये लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये वाला पॉइंट भी इसका कैंसिल हो गया हमारे, इसी वजह से इस पॉइंट की वजह से भी थ्योरी जो है वो हमारे पास फेल्ड होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट वन है कि इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। इसने एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया ही नहीं कि एलिमेंट क्या है, किस तरह बनता है, उसकी कोई क्या केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकली कैसे फॉर्म होता है, तो उसके बारे में इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, तो ये हमारे पास था डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या ड्रॉबैक्स थे, जो उसने कुछ पॉइंट्स थे जो उसने अपने मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किए थे, और इन्हीं पॉइंट्स की वजह से हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल जो है वो फेल्ड हो गया था। और फिर इसी मॉडल को लेके जो है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके हमारे पास बोहर आया था, जो इसने फिर कंप्लीट मॉडल पेश किया था और जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो सारी सॉल्व की थी। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट इट एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।